नमस्ते संस्कृताय, मैं हूं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। आप पढ़ रहे थे समास प्रकरण। समास में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा, तत्पुरुष के दो भेद पढ़े, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें समान विभक्तियां होंगी। और व्यधिकरण तत्पुरुष में आपने द्वितीय तत्पुरुष पढ़ा, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसके अलावा नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। अब हम लोग चलने हैं समानाधिकरण तत्पुरुष को। आप ये जानते थे कि जिसमें दोनों में समान विभक्ति हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। कर्मधारय की परिभाषा लिखी पाणिनि ने कि ऐसा तत्पुरुष जो समान अधिकरण वाला है, समान विभक्ति जिसमें है, उसको हम कर्मधारय कहते हैं। इसीलिए आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा कि समानाधिकरण तत्पुरुषः किम, तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या कहा जाता है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय कहा जाता है। इसीलिए समासा पंचधा कहा वरदराज ने, क्योंकि ये तत्पुरुष ही है, कर्मधारय तत्पुरुष है। भाई समानाधिकरण और व्यधिकरण दो भेद तत्पुरुष के थे, तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय था और व्यधिकरण तत्पुरुष में आप द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष को पढ़ रहे थे। अब चूंकि बाकी छोटी कक्षाओं में या यूपी टेट इत्यादि की परीक्षा में कर्मधारय को अलग से समास गिनते हैं, इसीलिए हम समास के 6 भेद यूपी टेट इत्यादि की परीक्षाओं में आपसे बताते हैं। पर यहाँ की इस परिभाषा से, इस सूत्र से कि ऐसा तत्पुरुषः जो समानाधिकरण, जो समान अधिकरण, मान समान अधिकरण का मतलब हुआ समान विभक्ति। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। यदि पूर्व पद में भी प्रथमा है और उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति लगी है तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा और उसको कर्मधारय कहेंगे। अब यही बात लिखी कि तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को, तत्पुरुष समास के एक समानाधिकरण भेद है, एक व्यधिकरण भेद है, व्यधिकरण भेद के 6 भेद और समानाधिकरण का भेद कर्मधारय है। तो समानाधिकरण भेद को ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये आपको एकदम क्लियर रखना है कि ये है तो तत्पुरुष समास ही, और तत्पुरुष समास का समानाधिकरण वाला भेद कर्मधारय कहलाएगा और व्यधिकरण वाला भेद विशेष अलग अलग विभक्तियां जिसमें होंगी, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाएगा। अर्थात समान अधिकरण यानी समान विभक्ति, ऐसा समास जिसमें समान अधिकरण, समान विभक्ति, पूर्व पद में भी समान विभक्ति माने प्रथमा और उत्तर पद में भी प्रथमा, तो समझना कि कर्मधारय है। यही सूत्र है तत्पुरुषः, ऐसा तत्पुरुषः जो समानाधिकरण तो बराबर क्या, कर्मधारय, तो उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय। अब तात्पर्य ये है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद, पूर्व पद एवं पूर्व पद, समास में दो पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। मतलब ये हुआ, इस सूत्र का मतलब क्या बता रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी हो। तो समान विभक्ति कौन सी, प्रथमा, पूर्व पद में भी प्रथमा और उत्तर पद में भी प्रथमा लगी रहती है। यही है तत्पुरुषा समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति, और समान विभक्ति वाला तत्पुरुष क्या कहलाएगा, कर्मधारय। अब समान विभक्ति में बताया कौन विभक्ति दोनों में रहेगी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में प्रथमा। तो देखो उदाहरण दिया, कृष्ण में प्रथमा है, सर्पा में प्रथमा है। अब ये बन गया कृष्ण सर्पा, ये समान विभक्ति समानाधिकरण तत्पुरुष है। आपसे पूछे कि कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है, तो चाहे आप कहिए कि कर्मधारय समास है, चाहे आप कहिए कि तत्पुरुषा समानाधिकरण, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष का ही एक नाम कर्मधारय है, अथवा कहिए कि कर्मधारय का ही दूसरा नाम समानाधिकरण तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष कह लो और चाहे कर्मधारय कह लो, एक ही बात है, ठीक होगा। अब उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा में भी समान अधिकरण है, प्रथमा विभक्ति है, और सर्पा में भी प्रथमा विभक्ति है, इसलिए कृष्णा सर्पा, कृष्ण सर्पा, ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। अथवा कह लीजिए कि कर्मधारय तत्पुरुष है। कर्मधारय भी तो तत्पुरुष है, बोलिए हाँ, या केवल कर्मधारय कह लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। यानी तत्पुरुष का दो भेद, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण तत्पुरुष, यही आपने पढ़ा था ना। तो समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय आया, ये मोटी मोटी बात है। अब समानाधिकरण तत्पुरुष के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है, इसीलिए कर्मधारय को हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, और इसीलिए कर्मधारय को अलग से समास नहीं गिना जाता। यानी तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है, दूसरे भेद में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये व्यधिकरण तत्पुरुष है, ऐसा आपने पढ़ा। अब इसके आगे
ये देखिए कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष, यहाँ क्लियर हो गया ना, कर्मधारय कहिए चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष, इनके पूर्व पद में विशेषण होगा और उत्तर पद में विशेष्य होगा। पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण होगा। कर्मधारय कहो चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष कहो, एक ही बात है। समानाधिकरण तत्पुरुष एक बार परीक्षा में पूछा था कि समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं, तो कर्मधारय कहते हैं। अब मान लो परीक्षा में पूछ ले कर्मधारय समास को कौन सा तत्पुरुष कहते हैं, तो समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब इन्होंने कहा इसमें पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। परीक्षा में पूछ ले कि पूर्व पद विशेषण हो तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। और पूछ ले कि पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य हो तब कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय होगा। चाहे कर्मधारय कहिए चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष। और कहीं कहीं दोनों पद क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। और सूत्र याद रखना, विशेषणम विशेष्येण बहुलम, विशेषणम विशेष्येण बहुलम, ये समानाधिकरण तत्पुरुष करने वाला सूत्र है, अथवा ऐसा कह लीजिए कर्मधारय समास करने वाला सूत्र है। कर्मधारय समास में विशेषण होगा और विशेष्य होगा। विशेषण विशेष्यण में तृतीया है, विशेष्य के साथ विशेषण आ जाए तो कर्मधारय समास होगा। यानी विशेष्य का विशेषण के साथ समास क्या कहलाएगा? कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष ही तो है। कर्मधारय समास कहिए चाहे कर्मधारय तत्पुरुष कहिए, चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष कहिए, चाहे समान विभक्तिक तत्पुरुष कहिए, तो द्वितीया तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष में तो प्रथम पद द्वितीया में होता था और उत्तर पद प्रथमा में होता था। तृतीया तत्पुरुष में प्रथम पूर्व पद जो होता था वो तृतीया में रहेगा और उत्तर पद किस में रहेगा? प्रथमा में रहेगा। यानी पूर्व पद में तृतीया और उत्तर पद में प्रथमा, इसका मतलब ये व्यधिकरण है। व्यधिकरण का मतलब कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी हो, और समानाधिकरण का मतलब कि दोनों में समान विभक्ति लगी हो। अब इसमें समान विभक्ति लगती है, इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पूर्व पद जो होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद जो होगा वो विशेष्य होगा। यही बात इस सूत्र में है, विशेषणम विशेष्येण बहुलम, विशेषणम विशेष्येण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होगा। वही उसका अर्थ लिखा है, समान विभक्ति वाले, यानी पूर्व पद में भी प्रथमा और उत्तर पद में भी प्रथमा, तो समान विभक्ति वाला कौन? कर्मधारय। तो समान विभक्ति वाले का विशेषण और विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। बहुलम माने बहुलता से, अधिकतर, अधिकांशतया, सबसे ज्यादा, विशेष विशेष। अब आपसे पूछे कि विशेष विशेषण का समास क्या कहलाता है? विशेष विशेषण का समास क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष कह लीजिए चाहे कर्मधारय समास कहिए, एक ही बात है। तो विशेष विशेषण में समास करने वाला समास है, यही सूत्र ये है, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। अब कर्मधारय समास का भेद है। अब वो भेद प्रभेद आपको स्पेशली यही देखना है कि विशेषण और विशेष्य का समास है कर्मधारय। कहा कि कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। अब ये कर्मधारय के बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। भाई विशेषण और विशेष्य का समास कर्मधारय है, कभी विशेषण पहले होगा, वैसे तो विशेषण को पहले होना चाहिए, विशेषण पहले हो विशेष्य बाद में हो, इस तरह की चर्चा आप विशेषण विशेष्य में जानते हैं। अब ये कहना है कि कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण है और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का नाम में ही लिखा ना, विशेषण पूर्व पद में हो ऐसा कर्मधारय। विशेषण पद, विशेषण और विशेष्य का समास होगा तो विशेषण पूर्व पद और उत्तर पद समास में दो होते हैं। तो पूर्व पद में यदि विशेषण है तो उसको विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहेंगे। सीधे उदाहरण से क्लियर कर लीजिए। इसको आप यहां से देखिए, समास विग्रह और सामासिक पद अर्थ सहित कृष्ण और सर्प। कृष्ण और सर्प जो है ये विशेष्य है, बोलो हाँ, और इस सर्प का विशेषण है कृष्ण। तो अब समास बना कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प में कृष्ण क्या है? विशेषण है और पूर्व में है, तो ये पूर्व पद कर्मधारय हुआ ना, पूर्व विशेषण पूर्व पद, अर्थात जो विशेषण था वो पूर्व पद में है और विशेष जो उत्तर पद में है, इसीलिए इसको कहा, यही आप पढ़ रहे ना, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद में हो, भाई समास में एक पूर्व पद होगा एक उत्तर पद होगा, ये पूर्व पद है और ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, और बन गया कृष्ण सर्पा। तो कृष्ण सर्पा में कृष्ण विशेषण है कि नहीं?
अब पूर्व पद में है कि नहीं, सर्प विशेष से है, बोलो हाँ। तो ऐसा कर्मधारय समास जिसमें प्रथम पद विशेषण हो, ऐसा कर्मधारय जिसमें प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष हो, तो ये प्रथम पद कृष्ण विशेषण है और दूसरा पद सर्प जो क्या है, विशेष है। कर लेंगे ना। तो अब यहाँ भी देख लो, विग्रह में कृष्ण विशेषण है और सर्प विशेष है, इसलिए कृष्ण सर्प जो बना वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है ना। महान चासव देवा, महादेव, महापद ये देवा का विशेषण है। कैसा देवता, महादेव, महान देव, तो महा ये विशेषण है और देव क्या है, विशेष है। तो पहले है महादेव। ऐसे महाराजा, महात्मा, महान चासव राजा, महान चासव आत्मा, सब में देख रहे हैं ये महा क्या है, विशेषण है। तो ऐसा समास जिसमें विशेषण पद पहले हो तो विशेषण पूर्व पद समास कर्मधारय कहलाएगा। विशेषण और विशेष का ही समास होगा। अब उपमान पूर्व पद कर्म, सब कर्मधारय ही, उपमानानि सामान्य वचने ही ये सूत्र है। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। उपमेय और उपमान दो होगा ना, तो उपमान पहले हो जाए तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। यहाँ उदाहरण दिया जैसे घन एव श्याम, घन श्याम, घनश्याम का घन एव श्याम, श्यामलापन कैसा है, श्यामलापन कैसा है, घन के समान है। तो घन से उपमा दी जा रही है ना, किसकी, श्यामलेपन की। तो इसीलिए घनश्यामा, घनश्यामा कौन, घनश्याम, श्याम, श्याम वर्ण कैसा, किसकी तरह श्याम वर्ण, बोले घन की तरह, घन माने बादल। तो घन उपमान है और श्याम जो है उसकी उपमेयता है ना। तो उपमेय उपमान का समास देखो, पुरुष व्याघ्र, और यह क्या, दुग्ध धवलम, धवलता कैसी, दूध की तरह। नीरद श्याम, नीरद श्याम, श्यामलता किसकी, नीरद की तरह। नीरद माने बादल। तो देखिए बादल के समान काला, दूध के समान सफेद, व्याघ्र के समान पुरुष, घन श्याम या घन के समान श्यामलता, कृष्णता। तो नीरदा है श्याम, दुग्धम एव धवलम, पुरुषः व्याघ्र है। तो आप देखिए सब में क्या है, सब में कर्मधारय ही है। अब यदि मोटी मोटी बात पूछे कि घनश्यामा में कौन सा समास है, तो आप कर्मधारय याद रखिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे, क्या, कर्मधारय। पूछेगा दुग्ध धवलम में, निर्दश श्यामा में, या कि यहाँ देखिए सब महाराजा, महात्मा, कृष्ण सर्पः, और या कि घनश्यामा में, पुरुष व्याघ्र में, दुग्ध धवलम में, सब में ये सब क्या है, कर्मधारय ही है। और ये रूपक कर्मधारय, आप अलग अलग कर्मधारय को ना पढ़ करके बल्कि ऐसे ही पढ़ लीजिए कि सब में कर्मधारय है। क्यों भाई, उपमान और उपमेय के एक रूप होने से, जब उपमान उपमेय अलग अलग ना रहें, एक रूप हो जाएं, तो उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय कहते हैं। कैसे रूपक कर्मधारय, उदाहरण से समझिए, शोक एवं अग्नि, शोक अग्नि, माने अग्नि अलग और शोक अलग अलग नहीं है। रूपक में यही तो होता है, उपमान और उपमेय अभिन्न प्रतीत होते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो शोकाग्नि माने शोक ही अग्नि, शोक रूपी अग्नि, आग अलग और शोक अलग नहीं है, इसीलिए शोकाग्नि हुआ। विद्याधनम, तो विद्याधनम क्या, धन, धन अलग और विद्या अलग नहीं है, विद्या ही उसका धन है। समझ में आया कि भाई रुपया पैसा अलग हो और विद्या अलग हो, ऐसा नहीं है, विद्या ही धन है। तो ये विद्या धनम हो गया। मुखमेव कमलम, माने कमल अलग और मुख अलग नहीं है। मुख कमलम का मतलब जो कमल और मुख अलग अलग ना हो करके, यही लिखा ना कि यहाँ पर उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं। अब मुख अलग हो जाए, कमल अलग हो जाए, तो एक रूपता कैसे हुई, नहीं हुई ना। तो मुख को ही कमल कह दिया, मुख को ही कमल कह दिया। भाई नायिका का, नायिका मुख कमला नायिका, तो उसका मुख अलग है और कमल अलग है, ऐसा नहीं है, उसका मुख ही कमल है, कमल अलग और मुख अलग नहीं, यही मुख कमलम। ऐसी परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर, और उभय पद विशेषण कर्मधारय, अर्थात इस समास में पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। ये उभय माने दोनों और उभय पद माने दोनों पद। जब विशेषण हो तो विशेषण, उभय पद विशेषण कर्मधारय होगा। कैसे भाई, पीत और कृष्ण, ये पीला और काला, पीला और कृष्ण माने काला, तो पीला और काला दोनों क्या है भाई, पीला भी विशेषण है, काला भी विशेषण है। जैसे मान लो होता पीत वस्त्रम, तब समझ में आता कि भाई वस्त्र विशेष है और पीत विशेषण है। लेकिन पीला और काला, पीता च असौ कृष्ण, पीता च असौ कृष्ण, पीत कृष्ण, पीला और काला, देखो पीला भी क्या है, विशेषण है, और कृष्ण भी क्या है, विशेषण है। यहाँ लिखा है कि समास में जो पूर्व पद है, पूर्व पद है पीता और उत्तर पद है कृष्ण, और दोनों पद, दोनों का है विशेषण। तो विशेषण का विशेषण के साथ समास हो रहा है, दोनों पद विशेषण है, पूर्व पद भी विशेषण है और उत्तर पद भी विशेषण। यदि दोनों पद विशेषण हो जाए तो उभय पद विशेषण कर्मधारय करे। कर्मधारय के भेद हैं छोटे छोटे, पर आप इतने जान ले कि ये कर्मधारय समास है। क्या है ये, कर्मधारय।
ऐसे श्वेत कृष्ण, श्वेत भी विशेषण है, कृष्ण भी विशेषण है। शीत उष्णम, शीत भी विशेषण है, उष्ण भी, ठंडा और गर्म। रक्त पीता, लाल और पीला। श्वेत कृष्ण, श्वेत और काला। पीत कृष्ण, पीला और काला। तो पीता चासो कृष्ण, श्वेता चासो कृष्ण, शीतं च उष्णं च रक्तं च पीतं च। तो रक्तश्च पीतश्च, रक्त पीता, रक्त भी क्या है? लाल। पीता क्या है? पीला। लाल पीला बोलो। तो अब लाल पीला होने की आपको बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ये जाने रहिए कि ये सब क्या है? कर्मधारय। ये सब क्या है? कर्मधारय। अब ये कर्मधारय को आपको देखना है। ये देख लीजिए, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये एक सूत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व और तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है। ये तो एक सिस्टम है। आप देखिएगा, आपने अभी देखा कि ये कह रहे हैं कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में, अभी द्वंद्व आपने पढ़ा नहीं, इसके आगे पढ़ेंगे। बस इसको जाने रहे। परवल लिंगम, पर माने पर वाले, वत माने तरह, पर वाले पद की तरह लिंग माना जाए। यदि बाद वाले पद का लिंग नपुंसक लिंग है तो पूरा समास नपुंसक लिंग में होगा। यदि बाद वाला पद पुल्लिंग है तो पूरा सामासिक पद पुल्लिंग होगा। और यदि बाद वाला पद नपुंसक लिंग है तो पूरा पद नपुंसक लिंग में होगा। ये बात द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों में लागू होगी। द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों में। समझ में आया कैसे? यहीं पर आप इसको समझ लीजिए। अभी देखिए, आप जब ये समास पढ़ रहे थे तत्पुरुष में, तो आपने पढ़ा राज्ञः पुरुषः, तो पूरा समास बना था राजपुरुषः। बना राजपुरुषः में पुरुष पद में पुल्लिंग था, इसीलिए पूरा पद राजपुरुषः पुल्लिंग में हो गया ना। अब मान लो यहीं पर एक उदाहरण आप ऐसे देते, राज्ञः माता, तो ये क्या बनता? राजमाता बना ना, राजमाता। अब आपने देखा कि यहाँ उत्तर पद माता स्त्रीलिंग में है, तो ये राजमाता भी स्त्रीलिंग में हो गया। और यहाँ उत्तर पद जो पुरुष है ये पुल्लिंग में है, तो राजपुरुषा किस में है? पुल्लिंग में है। ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण था। मान लो ये पुल्लिंग, और समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए आपने कहा, आप कहें चोरात भयम, ठीक है। भयम में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। अब देखना, यही कह रहा है कि बाद में जिस उस पद का लिंग बाद में किस लिंग में है, उत्तर पद किस लिंग में है, उसी में पूरा समास होगा। तो आपने समास बनाया चोर भयम, बना। अब चोर भयम में नपुंसक लिंग है। और अभी आप पढ़ रहे थे राजपुरुषा में, राजपुरुषा में पुरुष शब्द में पुल्लिंग है, तो राजपुरुषा पुल्लिंग में है, इसमें भी तत्पुरुष है। चोर भयम में भी तो पंचमी तत्पुरुष है, इसमें नपुंसक लिंग है। राजमाता में भी तत्पुरुष है, उसमें स्त्रीलिंग है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई तत्पुरुष किस लिए, जैसे आपने पढ़ा ना कि अव्ययी भाव समास जब हो जाएगा तो पूरा पद अव्यय हो जाएगा, नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। तो ये सवाल तो तत्पुरुष में भी होगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा लिंग पुल्लिंग में होगा कि स्त्रीलिंग में होगा कि नपुंसक लिंग में होगा। तब पाणिनि ने जवाब दिया कि तत्पुरुष और द्वंद्व समास का लिंग निर्धारण करता है उत्तर वाला पद। बाद वाले पद में यदि पुल्लिंग है, देखो बाद वाले पद में पुल्लिंग है तो पूरा सामासिक पद पुल्लिंग में हो गया। यहाँ बाद वाला पद उत्तर पद स्त्रीलिंग में था, इसीलिए पूरा पद किसमें हो गया? स्त्रीलिंग में। यहाँ बाद वाला पद नपुंसक लिंग में था, तो पूरा पद किसमें हो गया? यही बात वो बता रहे हैं इस पूरे सूत्र में। बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरा सूत्र कह रहा है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो कि पर्वत लिंगम, पर्वत माने पहाड़ नहीं, पर की तरह, वत माने तरह, तो पर वाले पद की तरह लिंग हो जाए द्वंद्व समास में भी और तत्पुरुष समास में। द्वंद्व और तत्पुरुष में समास कैसा हो जाए? बाद वाले पद को देख लो, बाद वाले पद में जो लिंग होगा वही लिंग पूरे सामासिक पद का होगा। दो पदों का समास होगा। बाद वाला पद यदि पुल्लिंग में है तो पूरा समास पुल्लिंग में, बाद वाला पद यदि स्त्रीलिंग में है तो पूरा पद स्त्रीलिंग में, और बाद वाला समास यदि, हाँ कर लेंगे ना,